What's up guys? I hope you are doing well. I am Veer. Welcome to Study IQ. ये देखिए स्टीव जो है इन्होंने एक थ्योरी दी है कनेक्टिंग द डॉट्स। तो कनेक्टिंग द डॉट्स का मतलब होता है कि आज के टाइम में आपकी लाइफ में जो भी घटना हो रही है आप उस टाइम पर उस घटना को नहीं समझ पाएंगे, लेकिन जैसे ही आप उस घटना के थोड़ा आगे जाएंगे, 2-3 साल आगे जाएंगे और फिर पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि उस टाइम हमारी लाइफ में वो घटना क्यों घटी थी। ओके, तो इसीलिए यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप एट प्रेजेंट खड़ा होकर सोचोगे कि ये मेरे साथ में क्यों हो रहा है तो उस टाइम पे वो समझ में नहीं आएगा। अगर आप आगे बढ़ के पीछे मुड़कर देखोगे तो सारी घटनाएं समझ में आ जाएगी और इस तरीके से आप एक लाइफ में जब आप अप्रोक्सीमेट एक अच्छे मोड पर पहुंच जाओगे लाइफ में नियरली 70s 80s, तब जाके आप अपनी लाइफ को अगर पीछे मुड़कर देखोगे तो आप अपनी लाइफ के सारे डॉट कनेक्ट कर पाओगे कि उस टाइम मेरी लाइफ में क्या हो रहा था। ओके, देखिए एक सजेशन है यहाँ पे, अगर आप लोग चाहें ये आपको काफी फायदा पहुंचा सकता है फ्यूचर में भी। आपको डेली क्या करना है, अपनी एक डायरी बनानी है। उस डायरी में डेली कोशिश करो कि आज भी आपके साथ में इस दिन में जो भी स्पेशल घटना घटी है उसको उस डायरी में नोट डाउन करो। डेली लगभग 15 मिनट 10 से 15 मिनट लो और उस डायरी में नोट डाउन करो। ओके, और डेली करना है ये काम आपको। तो कुछ टाइम बाद 2-3 साल बाद जब आप उस डायरी को उठा के देखेंगे तो कुछ लम्हे ऐसे होंगे जो आपको समझ में आएंगे कि यार उस टाइम वो चीजें हो रही थी और ये इसलिए हो रही थी। तो ये कोशिश करिए, काफी फायदेमंद रहेगी आप लोगों के लिए और हो सकता है फ्यूचर में कि क्या पता आपकी डायरी के ऊपर भी कोई मूवी बन जाए। ओके, तो हमेशा अच्छे की होप कीजिए। तो आज 25 में है, देख लेते हैं हमको क्या क्या आर्टिकल डिस्कस करने हैं। ये स्टडी आईक्यू के पेन ड्राइव कोर्सेज अवेलेबल है। आप अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो आपके माइंड में तो यहाँ पर कॉल करके आप लोग पूछ सकते हैं। जो फर्स्ट आर्टिकल है ये मैनचेस्टर में अभी अटैक हुआ था, हम लोगों ने कल न्यूज एनालिसिस में पढ़ा था, उससे रिलेटेड जो भी हमारे काम के पॉइंट है हम इसमें से निकाल लेंगे। ये वाला जो नेक्स्ट आर्टिकल है नीचे वाला, ये वाला आर्टिकल, इससे रिलेटेड ये पिक्चर आप लोगों को दिख रही है यहाँ पे, आर्मी ने ह्यूमन शील्ड के तौर पे रूप किया, ये यूज किया था एक आदमी को, उसके बारे में है। कई सारे पॉइंट्स है जो काफी अच्छे तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं, तो इस आर्टिकल को भी अच्छे से देखेंगे। ये वाला जो आर्टिकल है, अभी फ्रांस में इलेक्शन हुए थे, तो फ्रांस में इलेक्शन होने के बाद में नए प्रेसिडेंट चुन के आए, तो नए प्रेसिडेंट को कुछ नए प्रेसिडेंट और कुछ पुराना जो इनकी यहाँ पे एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं इनकी कल्चर है, फ्रांस रिवॉल्यूशन है, उन चीजों का डिस्कशन किया गया है। थोड़ा सा यहाँ पे समझाया गया है, एक ऑर्डर भी समझाया गया है कि आज की डेट में जो पॉलिटिक्स है वो किस तरीके से कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, तो उसका भी थोड़ा जिक्र किया गया है यहाँ पे। और ग्लोबलाइजेशन के टाइम में जो पॉलिटिकल पार्टी है उनकी इंपोर्टेंस किस तरीके से घटती जा रही है, उनकी जो पकड़ अपनी कंट्री पे कम होती जा रही है, उन चीजों का भी डिस्कस किया है। तो आर्टिकल काफी अच्छा है, बहुत फायदा पहुंचा सकता है, इस आर्टिकल को अच्छे से देखेंगे। ये आर्टिकल बैंकिंग से रिलेटेड है। बैंकिंग में अभी बैंकिंग सिस्टम में भी ऑर्डिनेंस आया था, उससे रिलेटेड है, और जिस तरीके से एनपीए की प्रॉब्लम है तो उससे भी रिलेटेड आर्टिकल है, तो आर्टिकल को अच्छे से देखेंगे इस वाले को भी। जीएम क्रॉप मस्टर्ड के बारे में इस वाले का आर्टिकल को भी अच्छे से देखेंगे। क्या यहाँ पे क्रिटिसाइज किया गया है, इन्होंने बोला है कि मस्टर्ड जो है वो एक तरीके से जो जीएम क्रॉप जो अलाउ करने जा रहे हैं वो अच्छा नहीं है। बहुत सी कंट्रियों का इन्होंने यहाँ पे नाम लेके भी बताया कि देखिए वो कंट्री है जहाँ पे मस्टर्ड यूज कर रहे हैं आज की डेट में, वहां पे नुकसान ही हो रहा है, कोई भी फायदा नहीं हो रहा है। और जहाँ पे जनरल वहां की नॉर्मल जो देसी वैरायटी यूज कर रहे हैं वो कंट्री आज की डेट में वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मतलब मस्टर्ड या सरसों आप लोग कह सकते हैं प्रोवाइड करा रही है। ओके, तो इसके बाद में ये नीचे वाले आर्टिकल है, जो साइड वाला नीचे वाला आर्टिकल है, यहाँ पे बताया गया है कि जिस तरीके से हम लोग सोच रहे हैं आज की डेट में क्या बातें की जा रही है कि जो हम नॉर्मली फिजिकल फॉर्म में पढ़ते हैं जैसे कि न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं, काफी टाइम से ये सोचा जा रहा है कि डिजिटल फॉर्म में सब चीजों को कन्वर्ट कर दिया जाए। तो देखिए कॉपीराइट का इशू आता है, कॉपीराइट के इशू से रिलेटेड हम लोगों ने कई आर्टिकल भी डिस्कस किए थे। जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, वो आर्टिकल हम लोगों ने डिस्कस किया था बहुत अच्छे से। उसमें बताया गया था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो प्रोफेसर है वो क्या कर रहे हैं, मतलब नॉर्मली क्या करते हैं, फोटोकॉपी करा देते हैं बच्चों को और बच्चे उस फोटोकॉपी को यूज करते हैं। जबकि जो कई सारी यूनिवर्सिटी है वर्ल्ड की, उन्होंने इसको एक तरीके से अपोज किया है कि जो भी राइटर अपना मतलब पूरी मेहनत करके किताब लिखते हैं उनको उसका फायदा नहीं पहुंच पाता है, जो कि आप लोग पूरी यूनिवर्सिटी में फोटोकॉपी कर बांट दे रहे हैं। तो उससे रिलेटेड केस भी देखा था, तो इस तरीके के इशू निकल के आएंगे। तो आर्टिकल में ज्यादा तो कुछ दे नहीं रखा है, 2-4 बस यही बातें दे रखी है। ये वाला आर्टिकल जो दे रखा है, ये वाला आर्टिकल थोड़ा सा सही है, इसके बारे में बताता हूँ मैं आप लोगों को यहीं पे। देखिए एक्चुअली है क्या, एक्चुअली कुछ फोन ऐसे होते हैं, जैसे एप्पल का ही फोन ले लीजिए। एप्पल का फोन से पहले आप लोग ये समझिए, आप जैसे आज की डेट में व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, तो व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं आज की डेट में, टेलीग्राम यूज कर रहे हैं, तो होता क्या है आज की डेट में वहां पे इंक्रिप्शन की आ गई है, वहां पर सिक्योरिटी कोड आप लोगों ने देखा होगा। मतलब ये है, अगर आप किसी को अपना पासवर्ड नहीं देंगे तो कोई भी आपकी इंफॉर्मेशन नहीं चुरा पाएगा।
तो ये एक पॉजिटिव नोट है उनके लिए जो कि यूज करते हैं सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे कि हम लोग यूज करते हैं, तो हमारे लिए ये सही बात है। पर लेकिन अगर इसको नेगेटिव तरीके से दूसरी साइड पे देखा जाए, जिसके ऊपर ये आर्टिकल लिखा गया है, अगर इसी को टेररिस्ट यूज करें, अगर इसी को नेगेटिव कंपोनेंट ऑफ द सोसाइटी यूज करें, इसी सर्विसेज को अपनी चीजों को भेजने में, एक दूसरे के साथ में बात करने में, तो फिर उनकी भी बातों को अभी पता नहीं लगाया जा सकता है। ऐसी एक घटना घटी है, एप्पल के फोन के साथ में इंडिया को पाया गया है जम्मू कश्मीर में टेररिस्ट एक्टिविटी में लिप्त ये फोन पाया गया है। तो उसमें से इंफॉर्मेशन निकालने के लिए इंडियन जो गवर्नमेंट है उसमें से इंफॉर्मेशन निकालने के लिए उसको यूएसए भेजने की बातें कर रही है कि वहां से एप्पल जो कंपनी है उस बताया जाए कि इसमें से किस तरीके से इंफॉर्मेशन निकाली जा सकती है, किस तरीके से जो इंफॉर्मेशन है उसको इनक्रिप्टेड किया जा सकता है, उसको ठीक ठाक डिकोड किया जा सकता है, जिससे कि क्या क्या बातें हुई हैं, क्या चीजें चल रही थी बीच में इनके, उस चीज का पता लगाया जा सके। कुछ चीजें ऐसी होती है, देखिए कुछ चीजें अच्छी होती है, कुछ चीजें बुरी होती है, पर लेकिन कुछ चीजें अच्छी होते हुए भी बुरी हो जाती है। जैसे वैसे तो प्राइवेसी का इशू आ गया, फायदा है इससे, जो सिटीजनशिप है उनकी प्राइवेसी बनी रहेगी, पर लेकिन अगर उसको नेगेटिव कंपोनेंट सोसाइटी के यूज कर रहे हैं तो वो इतना ही नुकसान भी कर सकती है। तो उसी के बारे में ये आर्टिकल बताया गया है यहाँ पे। ओके, जो नीचे वाला आर्टिकल है ये सहारनपुर से रिलेटेड है। सहारनपुर आप लोगों को यहाँ मैप में देखिए, ये यहाँ उत्तर प्रदेश में एक एरिया है, यहाँ पे सहारनपुर ये वाला एरिया पड़ता है। यहाँ पे एक्चुअली हुआ क्या है, यहाँ पे सेम उसी तरीके की कंडीशन बन गई है थोड़ी सी, जिस तरीके की मुजफ्फरनगर में बनी थी। मुजफ्फरनगर में जिस तरीके से हिंदू और मुस्लिमों के बीच में लड़ाई लगा दी गई थी, तो उसी तरीके से यहाँ पे भी इसी कंडीशन बन गई है। यहाँ पे भी जो कंडीशन बन के आ रही है, यहाँ पे दलितों के बीच में और जो अपर कास्ट जिनको बोलते हैं उनके बीच में इसी तरह की कंडीशन बन गई है। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल बोला क्या जा रहा है कि जिस वाले एरिया में ये प्रॉब्लम हो गई, आप लोगों ने कई दिनों से न्यूज में भी सुन रहे होंगे, बहुत ज्यादा दंगा टाइप का उठ गया है यहाँ पे, और यहाँ के जो डीएम वगैरह है, एसपी वगैरह है, वो भी ट्रांसफर कर दिए गए हैं। तो हुआ क्या था यहाँ पे, एक्चुअली जो ये वाला एरिया है, यहाँ पे जो नॉर्मल मतलब आप लोग जिन्हें नीचे क्लास के बोलते हैं या एससी एसटी आप लोग बोल सकते हैं, वैसे आज की डेट में कोई भी नीचे क्लास का नहीं है, ये बस सोसाइटी में कुछ कंपोनेंट है जो कि नेगेटिव कंपोनेंट है, सोसाइटी को गंदा करने की कोशिश करते हैं, वो इस तरीके के वर्ड यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, उनको तो कुछ करने नहीं दिया जाता था, पर लेकिन जब अपने त्योहार बनाने की बात आती थी, अपने से रिलेटेड कुछ भी फंक्शन करने की बात आती थी, तो धूमधाम से करते थे। तो इसी से परेशान होके जो ये दूसरे वाली साइड के बंदे थे, इन्होंने क्या किया, प्रोटेस्ट करने स्टार्ट कर दिया और गवर्नमेंट व्हीकल को सब जगह आग वाग लगानी स्टार्ट कर दी। तो उसी के चलते हुए यहाँ पे दंगा भड़क गया है। उसी से रिलेटेड ये बातें बता रखी है, एक दो दिन में यहाँ से ढंग से आप लोग देखना, कल या परसों में एडिटोरियल आएगा तो डिस्कस करेंगे। बाकी कुछ नहीं है, बस ये बताया कि दंगा क्यों भड़क रहा है यहाँ पे। जो एक कास्ट है, अपर कास्ट बोल सकते हैं जिनको, एक तरीके से समझाने के लिए, वो जो दूसरी कास्ट है उनको कुछ भी करने के लिए अलाउ नहीं करती है। अगर वो मतलब रेडियो बजाते हैं अपना त्योहार आने पे या फिर कुछ करते हैं, लेकिन अपना वाला धूमधाम से बनाते हैं। तो काइंड ऑफ चीजें यहाँ पे डिस्कस की गई है। ओके, तो यहाँ पे ये वाला एरिया आप लोग मैप में भी देख सकते हैं, यहाँ पे ये वाला एरिया यहाँ पे उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, हम लोगों ने कल भी ये वाला आर्टिकल न्यूज डिस्कशन में डिस्कस किया था। तो इस वाले आर्टिकल में मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से ये मैंने आप लोगों को इमेज भी दिखाई थी। यहाँ पे देखिए, एक टाइम हुआ करता था जब इंडिया पे इस तरीके की टेररिस्ट एक्टिविटी हुआ करती थी, बहुत सारे बम ब्लास्ट हुआ करते थे, बहुत सारे इस तरीके से हमारे यहाँ पे इनोसेंट आदमी मारे जाते थे। मतलब उस टाइम पे जो सिचुएशन हुआ करती थी, हम हर जगह जाकर, जब यूएन की कोई कॉन्फ्रेंस होती थी उसमें भी जाके, सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई इशू होता था उसमें जाके हम बोला करते थे कि हम आतंकवाद के शिकार हैं। पर लेकिन कोई भी वेस्टर्न कंट्री, कोई भी यूएसए हो गया, चाहे यूरोप की कोई भी कंट्री हो, हमारी बातों को तवज्जो नहीं दिया करती थी। उस टाइम पे इनकी समझ में चीजें नहीं आती थी। पर आज वही जो एक घटना है, वो आज फ्रांस में या फिर यूके में, सब जगह, जर्मनी में, सब जगह आज की डेट में वो घटना हो रही है और बहुत सारे आदमी मारे जा रहे हैं। ठीक है, तो आज इन लोगों की समझ में आ रहा है कि टेररिस्ट एक्टिविटी नाम की भी कोई चीज होती है। और ये सारे मैक्सिमम जो यूज कर रहे हैं यहाँ पे, जो सुसाइड ह्यूमन, जो मतलब बम बांध के जो सुसाइड करते हैं, मतलब ह्यूमन बम एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं, बम बांध के और खुद को उड़ा देते हैं। तो उस तरीके की एक्टिविटी होती है, उस तरीके की एक्टिविटी में आदमी मारे जा रहे हैं, अपनी जान गवा के दूसरों की भी जान ले लेना। तो ये बातें हो रही है, अब इनकी समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे मैनचेस्टर, ये यहाँ पे मैप में आप लोग कोने में थोड़ा दिख रहा होगा, ये यूके का मैप है कंप्लीट, नीचे लंदन दिख रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो एक्टिविटी हो रही है, यहाँ पे जो बम ब्लास्ट हुआ है, वो अभी उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी इस्लामिक स्टेट ने ले ली है कि ये बम ब्लास्ट हमने कराया है मैनचेस्टर में। यहाँ पे 22 आदमी मारे गए हैं और 49 जो है 59 जो है यहाँ पे क्या हो गए, इंजर्ड हो गए हैं। तो जो इस्लामिक स्टेट ने रेस्पॉन्सिबिलिटी ली है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी अभी क्या कर रही है, इसको कंफर्म कर रही है। ऐसा क्यों होता है कि कोई भी अटैक हो जाता है, कई बार तो ऐसा माना जाता है कि अटैक करता कोई है और इस्लामिक स्टेट जो है रेस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है कि मैंने कर दिया ये अटैक। इसका रीजन ये है, देखिए अगर कोई भी आपको कहीं पे एक तरीके से इसको लोकल एग्जांपल में अगर लेके देखे तो इस तरीके से समझ सकते हैं। मान लीजिए कोई भी मोहल्ले पड़ोस में कोई एक गुंडा टाइप का आदमी रहता है, ठीक है,
तो हमेशा वो अपनी दादागिरी जमाने के लिए कुछ भी उल्टी सीधी एक्टिविटी करता रहता है। भले ही कोई और भी एक्टिविटी करके निकल जाए, अगर पता ना चले तो वो क्या बोलेगा, मैंने करी है, खौफ बनाने के लिए मोहल्ले में अपने, ठीक है। तो काइंड ऑफ चीज ये करते हैं, अपना खौफ बनाने के लिए लोगों में। एक हमेशा जो इनकी एक्टिविटी होती है, हर जगह ऐसी टाइम होती है, आप लोग देखेंगे जहां भी देखेंगे ऐसी जगह इनकी एक्टिविटी होती हुई दिखेगी जहां पे एक भीड़ भाड़ वाला इलाका है, हमेशा वहां पे करते हैं। कभी भी ऐसा नहीं दिखेगा रेगिस्तान में जाके बम फोड़ रहे हैं। तो ये लोगों को डराना चाहते हैं, लोगों के मन में डर पैदा करना चाहते हैं। और एक इसी डर की वजह से कुछ जो आप लोग बोल सकते हैं कम्युनिटी के ऐसे भी क्रिटिकल स्टूडेंट आप लोग बोल सकते हैं, अच्छे लेवल के जो कि पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर टाइप के, डॉक्टर टाइप के आदमी भी आज की डेट में इनको जाके ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये इसीलिए ज्वाइन कर रहे हैं क्योंकि उनको एक प्राइड दिख रही है, क्योंकि उनको दिख रहा है कि इनका नाम है आज की डेट में इस्लामिक स्टेट का, और सब डरते हैं इनसे। आज की डेट में ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं ना कहीं इनकी एक्टिविटी होती रहती है। तो आज की डेट में प्राइड समझ रहे हैं जो यंगस्टर है, वो सोच रहे हैं कि यहाँ पे ज्वाइन करने से हमको कुछ फायदा होगा, मतलब एक तरीके से हमको भी मतलब काइंड ऑफ आप लोग बोल सकते हैं कि शहीद हो जाएंगे काइंड ऑफ चीजें। तो ऐसी ये लोगों के मन में भावना जगाते हैं, और इनका नेटवर्क बड़ा ही शातिर हो चुका है आज की डेट में। ये अपने अटैक करने के तरीके भी बदल चुके हैं। पहले जिस तरीके से अटैक किया करते थे, आज की डेट में उस तरीके से अटैक नहीं करते हैं। आज की डेट में इनके टोटली तरीके बदल चुके हैं, क्योंकि उनको पता है कि वर्ल्ड इनके पीछे पड़ा हुआ है। ओके, इसके अलावा देखिए क्या बातें हैं इसमें आर्टिकल में, दो चार बातें और देख लेते हैं जो दे रखी है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या दे रखा है इसमें कि देखिए जिस तरीके से आईएस है और अलकायदा है, दोनों मिलके काफी मतलब एक तरीके से आइडियोलॉजी के बेस पे काम करते हैं और एक्सट्रीम फॉर्म में जाके काम करते हैं। ओके, तो यहाँ पे बोला गया है कि थेरेसा मे जो यहाँ की प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने क्या बोला है अभी कि मैं मतलब एक तरीके से हौसला जाया कर रही है कि सब मिलके काम कर रहे हैं, मतलब एक तरीके से सब ऐसी मतलब दुख की घड़ी में भी सब एक साथ में है, तो हौसला जाया कर रही है इसकी। और इसके अलावा एक तरीके से चैलेंज दिया जा रहा है ये जो ब्रिटेन की इंटेलिजेंस एजेंसी है, ब्रिटेन की इंटेलिजेंस एजेंसी है डोमेस्टिक और फॉरेन, तो इसका आप लोग नाम याद रखिएगा, नेशनल फ्रॉड इंटेलिजेंस एजेंसी NFIB, ठीक है। तो ये तो इनकी डोमेस्टिक है, और जो फॉरेन है इनकी काफी जानी मानी एजेंसी है, इसका नाम आप लोगों ने सुना होगा, ये क्वेश्चन में भी कई बार आ जाती है मैच करने के लिए कि मैच कीजिए ये कहाँ की है और ये कहाँ की है। जिस तरीके से ये इनकी है, इंडिया की कौन सी है, इंडिया की बताइए इसी तरीके से, इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी कौन सी है। ओके, तो जिस तरीके से इनकी फॉरेन है, इनकी यहाँ पे है, इसको बोलते हैं सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस, तो SIS, MI6 भी बोलते हैं इसको। ओके, और इसके बाद है डिफेंस इंटेलिजेंस, DI भी बोलते हैं। तो ये काफी इंटेलिजेंस सर्विसेज मानी जाती है, जो कि बोलते हैं कि कहीं पे कोई एक्टिविटी नेगेटिव होने वाली है तो इनको काफी पहले पता चल जाता है, और ये अगर कोई ऐसी एक्टिविटी होती है तो उसको खत्म कर देती है, उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करती है। इसके अलावा क्या बातें बोली जा रही है, देखिए काफी बंदे हंड्रेड्स ऑफ ब्रिटेन नेशनल के जो आदमी हैं, जो यंगस्टर हैं, वो सीरिया में ट्रेवल करते हैं, और सीरिया में ट्रेवल करके वहां पे फिर वहां से उसको ज्वाइन करते हैं, जो कि वहां पे IS वाला फंडा है। तो ज्वाइन करने के बाद में ये माना गया कि काफी ज्वाइन कर रहे हैं, वहां पे जाके क्रिटिकल सिचुएशन बन जाती है, फिर वहां से रिटर्न आते हैं, तो फिर इस तरीके की एक्टिविटी को अंजाम दिया जाता है। ओके, और इसके अलावा देखिए ये एक ऐसा आज के डेट में सिचुएशन बन गई है, अब देखिए आर्टिकल वाले भी लिखने लगे हैं और सब एक्सेप्ट भी करने लगे हैं। ये हर कंट्री की पॉलिटिकल कम्युनिटी के लिए एक बहुत ही बड़ा आप लोग बोल सकते हैं कि चैलेंज आ गया है सामने, कि किस तरीके से जो रेडिकलाइजेशन सोसाइटी का हो रहा है, रेडिकल सोसाइटी होती जा रही है, तो उसको किस तरीके से दूर किया जाए, किस तरीके से यूथ को हैंडल किया जाए कि इन सब कंपोनेंट से, जो नेगेटिव कंपोनेंट है सोसाइटी में, इनसे दूर रहें। तो इसी के ऊपर ये आर्टिकल था जिसके बारे में यहाँ पे चीजें बताई गई थी। तो वही ये देखिए जितना नेगेटिविटी से इतने दूर रहा जाए उतना ही ज्यादा बेटर है, और चीजों को सॉर्ट आउट करके चला जाए तो ज्यादा बेटर है। तो उसी के ऊपर ये फोकस किया गया है यहाँ पे। ये वाला आर्टिकल देखिए यहाँ पे ऊपर ही लिखा हुआ है द कमेंडेशन, मतलब एक तरीके से अप्रिशिएट करना। अप्रिशिएट किसको किया गया सॉरी अप्रिशिएट किसको किया गया है, देखिए जिस लेफ्टिनेंट ने, गोगी था उनका नाम, लेफ्टिनेंट लिटुल गोगी, तो उन्होंने क्या किया है, जो ये आदमी है एक तरीके से जीप के सामने इस आदमी को बांध लिया गया है, और फिर इसको एक तरीके से जहां पे प्रोटेस्ट हो रहा था जिस वाले एरिया में, उस जीप को घुमाया गया है। तो ये बताया गया है कि इसको ह्यूमन शील्ड के तौर पे यूज किया गया है, जिससे कि कोई भी पत्थरबाजी ना कर सके, आर्मी के ऊपर कोई भी पत्थरबाजी ना फेंक सके, इस तरीके से इसको यूज किया गया है श्रीनगर में। ये जो घटना हुई थी ये 9 अप्रैल को हुई थी। ओके, और अभी 9 अप्रैल को घटना होने के बाद में पहले तो बोला गया था कि जिसने जो भी ये हमारे जो आर्मी के जो ये लेफ्टिनेंट है जिन्होंने यूज किया है इसको, तो ये बोला गया था स्टार्टिंग में कि एक तरीके से इनको पनिश किया जाएगा, पर लेकिन अब आर्मी के द्वारा इनको अवार्ड दिया गया है और इनको शाबाशी दी गई है, तो उसी के ऊपर ये आर्टिकल आया हुआ है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि देखिए ये जो अवार्ड दिया गया है ये ट्रूली अनफॉर्चुनेट है, ऐसा नहीं होना चाहिए कतई भी। एक तो इस तरीके से पब्लिक में जो कॉन्फिडेंस घटेगा, क्योंकि वैसे ही जो जम्मू कश्मीर में जो पब्लिक है, जो वहाँ के जो हमारे सिटीजनशिप है जम्मू कश्मीर वाले,
तो एक तो वैसे ही वो इतने चिड़े हुए हैं, इतनी बुरी मतलब उनके माइंड में इमेज बनी हुई है आर्मी की, अगर इस तरीके की एक्टिविटी कर दी जाती है तो ये इस तरीके से सिचुएशन और ज्यादा ग्रेव हो जाएगी। ओके, तो और ज्यादा ग्रेव हो जाएगी और ये एक तरीके से इम्प्रोप्राइटी मतलब अनुचित बोला गया इसको आर्मी के द्वारा, क्योंकि आर्मी जो है वो एक तरीके से अगर किसी जनता के साथ में कुछ उल्टा सीधा हो रहा है तो आर्मी को शील्ड बनना है वहां पे, उन तक कोई आंच ना पहुंची जाए, और यहाँ पे अपोजिट काम किया गया है। तो इस तरीके से इसको बहुत ही गलत माना जा रहा है, और जेनेवा कन्वेंशन के हिसाब से भी वार क्राइम वाली सिचुएशन है ये एक तरीके से। जब वार होती है तो उस टाइम पे अगर ह्यूमन शील्ड को यूज कर रहे हैं तो एक तरीके से उस वाली सिचुएशन में तो बहुत ही ज्यादा ग्रेव कंडीशन है, इस तरीके से कभी यूज नहीं करना चाहिए। जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि आप लोग ISI को ले लीजिए, ISIS, मैं ISI बोल के छोड़ देता हूँ कई बार, तो इस वाली ऑर्गेनाइजेशन को ले लीजिए, ये इस तरीके की एक्टिविटी करते हैं हमेशा। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन खासकर लिट्टे जो कि श्रीलंका में थे तो उन्होंने यूज किया, काफी इस्लामिक स्टेट इस तरीके की एक्टिविटी करते हैं, तो ये उनको शोभा देती है। हमारी आर्मी अगर इस तरीके की एक्टिविटी कर रही है तो हमारी आर्मी को ये वाली एक्टिविटी शोभा नहीं देती है। तो इन्होंने इस तरीके से इसको क्रिटिसाइज किया कि हमारी आर्मी को कम से कम इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए। हमारी आर्मी की एक बहुत ही अच्छी इमेज है वर्ल्ड में, अगर हमारी आर्मी इस तरीके के वर्क करती है और खासकर वर्क होने के बाद में जो आदमी इस तरीके की एक्टिविटी कर रहा है उसको पनिशमेंट देने के बजाय उसको अवार्ड दिया जा रहा है, तो ये भी कहीं ना कहीं एक सोचने वाली बात हो जाती है। और बात वही आती है निकल गई, जिस तरीके से ट्रस्ट बना हुआ है लोगों में वो ट्रस्ट कहीं ना कहीं उठना स्टार्ट हो जाएगा। और ह्यूमन को इस तरीके से यूज करना, वो भी मिलिट्री के आगे इस तरीके से खुद के बचाव को और काइंड ऑफ सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए, तो ये तो बिल्कुल ही एक तरीके से जस्टिफाइबल नहीं है। ओके, तो ये जो बोला गया है कि अगेंस्ट द जो मिलिट्री के जो बेसिक रूल्स और प्रिंसिपल होते हैं उसके भी अगेंस्ट में है, तो कभी भी इस तरीके की एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए। तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से कोशिश कर रहे हैं, इनको समझाया जाए कि कभी भी इस तरीके के मैटर में इंडल्ज न रहे। ओके, आर्टिकल काफी अच्छा है, काफी फायदा पहुंचा सकता है और आप लोगों को एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में भी फायदा पहुंचाएगा। ये क्या बोला है कि लेसन फ्रॉम द न्यू फ्रेंच रिवॉल्यूशन। न्यू फ्रेंच रिवॉल्यूशन किसको बोला गया है? न्यू फ्रेंच रिवॉल्यूशन इसलिए बोला गया है क्योंकि एक साइड में तो थी ली पेन, ओके, और दूसरी साइड में थे ये थे, इनका नाम था मैक्रोन। तो ये मैक्रोन है ये अभी जीत के आए हैं, यहाँ पे सेकंड राउंड हुआ है, पहले फर्स्ट राउंड का इलेक्शन हुआ था, तो फर्स्ट राउंड में से ये दोनों ओनली चूज करके मतलब इन दोनों का सिलेक्शन हुआ था। एक्चुअली है क्या होता क्या है फ्रांस में, ये होता है कि पहले कई सारे बंदे खड़े रहते हैं उसमें इलेक्शन में, ABCDEFG कई सारे खड़े हो जाते हैं, पर जिसको भी अगर 50% वोट नहीं मिलेगी तो फिर से इलेक्शन कराया जाएगा, जिनकी उनमें से सबसे ज्यादा 2 आदमी को चूज कर लिया जाएगा और जिसको सबसे ज्यादा वोट मिली है फिर उनमें इलेक्शन कराया जाएगा, तो उनमें से जो भी जीत के आएगा वो प्रेसिडेंट बनेगा। अब नॉर्मल सी बात है यार, 2 आदमी इलेक्शन लड़ेंगे तो सीधी सी बात है ना, किसी ने किसी को तो 50% से ज्यादा मिलेगी ही मिलेगी। ओके, तो ये बात है यहाँ पे। तो यहाँ पे अभी जो चुन के आए हैं वो आए हैं मैक्रोन। दोनों में थोड़ा डिफरेंस समझ लीजिए। ये जो ली पेन थी इनकी आइडियोलॉजी बिल्कुल आप डोनाल्ड ट्रंप की तरीके से समझ सकते हैं। इनको मैं थोड़ा वर्ड भी यूज करता हूँ, डोनाल्ड ट्रंप ही इसको बोल सकते हैं, डोनाल्ड ट्रंपी मतलब लेडी डोनाल्ड ट्रंप। ओके, तो इनकी आइडियोलॉजी बिल्कुल ऐसी थी। इन्होंने क्या बोला था, अगर मैं चुन के आऊंगी तो जितने भी हमारे यहाँ पे बाहर से आदमी आते हैं, इमिग्रेंट जो आते हैं, उनको आने नहीं दिया जाएगा। ओके, जो यूरोपियन यूनियन है उससे मैं बाहर निकल जाऊंगी। इसके अलावा जो ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है उसको हम साइड में रखेंगे, ओनली अपनी कंट्री पे फोकस करके चलेंगे। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था कि हमारी कंट्री है, अपनी कंट्री पे फोकस करना है, अपनी कंपनी को बोला जाएगा कि अपनी कंट्री वालों को ही जॉब दे। तो कुछ ऐसी ही इनकी आइडियोलॉजी थी, और इनकी आइडियोलॉजी थी जो बिल्कुल इनसे डिफरेंट थी, इनके अपोजिट थी। इन्होंने बोला कि हम यूरोपियन यूनियन को और ज्यादा स्ट्रेंथन करेंगे, जो बाहर से आदमी आ रहे हैं उनको अपने यहाँ पे आने देंगे, इस तरीके से ग्लोबल के साथ में मिलकर वर्क करेंगे, किसी को अलग नहीं रखना है, सबको मिलजुल के वर्क करना है। तो इनकी आइडियोलॉजी ऐसी थी। तो ये माना जा रहा था कि अगर ये चुन के आ जाती तो जो एक तरीके से जो राइट विंग वाली पार्टी है, इसको राइट विंग बोलते हैं, कि अपने ही नेशनलिज्म पे फोकस करना, बाहर वालों के बारे में कुछ भी न सोचना, या अगर बाहर से कोई आदमी आ रहा है उसको अपनी कंट्री में अलाउ न करने देना, अपनी कंट्री वालों को बोलना कि अपनी कंट्री वालों को ही जॉब देनी है, बाहर वालों को किसी को जॉब नहीं देनी है, ओनली अपनी इकोनॉमी पे फोकस करके चलना, बाहर जो हो रहा है दुनियादारी से हमको मतलब नहीं है। तो वो सारी जो इस तरीके की बातें बोलते हैं उनको राइट विंग वाली पार्टी बोलते हैं। ओके, तो जो राइट विंग वाली पार्टी है ये यहाँ पे अगर ये जीत के आ जाती तो फिर से जो डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा चलाया गया पैटर्न था वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ता और सिचुएशन और ग्रेव हो जाती, और ये बोला जाता है कि यूरोपियन यूनियन कहीं ना कहीं कटघरे में आके खड़ी हो जाती कि वो आगे एग्जिस्ट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, क्योंकि यूके अभी यूरोपियन यूनियन से बाहर निकल चुका है, और यहाँ पे जर्मनी और फ्रांस 1-2 कंट्री और अच्छी बच गई हैं, जो कि एक तरीके से एक अच्छे लेवल की कंट्री है और जिनकी इकोनॉमी अच्छी है। अगर ये फ्रांस भी यहाँ से बाहर निकल जाती तो फिर क्वेश्चन मार्क लग जाता यूरोपियन यूनियन में कि यूरोपियन यूनियन आगे आने वाले टाइम में एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। क्योंकि देखिए टर्की भी ले लीजिए, एक तरीके से टर्की स्टार्टिंग से ही कोशिश करता रहा कि मैं यूरोपियन यूनियन का मेंबर बन जाऊं, पर लेकिन वो यूरोपियन यूनियन का मेंबर नहीं बन पाया। ओके,
ये देखिए यहाँ पे तुर्की है, यूरोपियन यूनियन का मेंबर ये नहीं बन पाया, ठीक है। इसके अलावा ये नाटो का मेंबर है पर यूरोपियन यूनियन का मेंबर नहीं है। तो यहाँ से इसने अब ये बोला है कि मुझे जरूरत भी नहीं है यूरोपियन यूनियन की, यूरोपियन यूनियन आज की डेट में यूरोपियन यूनियन नहीं रह गई है। तो इस तरीके की बातें भी सुनने में आ रही है, जो पहले ज्वाइन करना चाहते थे। इसी तरीके से अगर मतलब कोई अच्छी चीज दिखती है कि हाँ उसको ज्वाइन कर लेते हैं, पर लेकिन जब उसकी इंपोर्टेंस कम हो जाती है तो फिर लगता है कि ज्वाइन करके क्या करना है, फालतू में टाइम वेस्ट करना है। तो अब इन्होंने बोला है कि उसको ज्वाइन करके तो मेरा टाइम वेस्ट होगा, मैं ज्वाइन ही नहीं करूंगा। तो ऐसी बातें सुनने को आ रही थी। तो अब ये जीत के आए हैं, तो इसलिए बोला जा रहा है कि एक अच्छे लेवल पे यहाँ पे काम चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए इनका नाम ये है मैक्रोन है, इमैनुअल मैक्रोन। तो ये जीत के आए हैं अभी प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, ठीक है। तो इसके द्वारा यही बोला जा रहा है कि एक मॉडर्न डेमोक्रेसी फिर से, मतलब देखिए ये भी एक बात सोचने वाली बात है। देखिए यहाँ पे जो जनता है, अगर देखा जाए फ्रांस हो गए, तो यहाँ पे जो जनता है इस तरीके कंट्री में, तो यहाँ पे जनता कितनी सोच समझकर वोट करती है। मतलब एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं काफी एजुकेटेड और काफी समझदार आदमी है जिस तरीके से इन्होंने वोटिंग की है। वरना अगर बहकावे में आ जाते और वो इमोशनली होकर वोट डालते, जिस तरीके से हमारी कंट्री में बहुत ज्यादा होता है, कास्ट के लिए इमोशनल हो जाते हैं, अपने रिलीजन के लिए इमोशनल हो जाते हैं, कोई मुद्दा उठ गया उसके लिए इमोशनल हो जाते हैं और उसी के ऊपर वोट डाल देते हैं, अपनी जो बुद्धि है उसको यूज नहीं करते हैं। तो ये कंडीशन फ्रांस में देखने को नहीं मिली। वो भी हो सकते थे इनकी जो भाषण ये दे रही थी, इनकी साइड में इमोशनल होकर इस तरीके के वोटिंग कर सकते थे, पर उन्होंने इस तरीके का इमोशनल होकर वोटिंग नहीं करी है। ओके। और फ्रांस वोटर ने जो इनके जो ये जिस तरीके की आइडियोलॉजी ले रही थी उसको रिजेक्ट कर दिया। इनकी आइडियोलॉजी क्या थी कि अटैक करो मुस्लिम पे, मतलब इस्लाम को फॉलो, इस्लामिस्ट कंट्री के जो आदमी उनको आने नहीं देना है, इमिग्रेंट वालों को रोकना है, यूरोपियन यूनियन से बाहर निकल जाना है। तो इस तरीके की इनकी कंडीशन थी। और यूरोप में आज की डेट में वैसे ही इतनी ज्यादा प्रॉब्लम उल्टी सीधी हो रखी है। एक तो रेसिज्म, जातिवाद बहुत ज्यादा हो रखा है, कलरवाद, कलर से रिलेटेड मतलब ब्लैक व्हाइट वाला फंडा कहीं ना कहीं निकल के आ जाता है। जीनोफोबिया होता है, बाहर वाले आदमियों से डर लगना, जो कि बाहर से आते हैं, स्ट्रेंजर से डर लगना आप लोग बोल सकते हैं। इनटॉलरेंस बढ़ता ही जा रहा है। तो इस तरीके की चीजें ऑलरेडी यूरोप में बढ़ती जा रही है, और अगर ये चुन के आ जाते हैं तो वो एक्टिविटी और ज्यादा बढ़ जाती है, और जो बाहर के कुछ आदमी यहाँ पे रहते हैं उनका वहां पे जीना हराम हो जाता। एक बार थोड़ा इतना बात बता दी फ्रांस को, एक बार मैप पे भी देख लीजिए। ये हो गया यहाँ पे फ्रांस, नीचे हो गया इसके स्पेन हो गया, यहाँ पे जर्मनी हो गया, तो ये कंट्री हो गई, ऊपर यूके हो गया। अच्छा यहाँ पे एक चैनल है, उस चैनल का नाम बताइए। काफी इंपॉर्टेंट चैनल है, पूछ लिया जाता है किस किस के बीच में, तो उस चैनल का आप लोगों को नाम याद रखना है, ठीक है ना। ई से नाम बनता है वैसे। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। अब यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट इन्होंने बताया, कॉन्सेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है। ये थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग का कॉन्सेप्ट है, आप लोगों को थोड़ा फोकस देना पड़ेगा यहाँ पे। यहाँ पे क्या बोला गया कि देखिए जो नॉर्मल पॉलिटिकल पार्टी थी, जो ये मैक्रोन जीत के आए हैं, इनका फंडा बिल्कुल डिफरेंट है। मतलब इनकी कोई ढंग से पॉलिटिकल पार्टी भी नहीं थी, अपनी आप आदमी पार्टी की तरीके से आप इनको ले सकते हैं। इन्होंने अपनी पार्टी बनाई और जीत के आ गए। तो जो पुरानी ओल्ड पार्टी थी उनको सबको साइड में रख दिया गया है, ठीक है। तो बोला गया दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट पॉलिटिकल पार्टी ट्रबल में आ गई हैं। जो स्टेब्लिश्ड पॉलिटिकल पार्टी थी पुरानी, वो ट्रबल में आ गई हैं। तो 1960s में और 70s में इस तरीके की चीजें यूरोप में, यूएसए में और फ्रांस, यूरोप में देखने को मिली है। इसी तरीके की चीजें हमारे यहाँ भी देखने को मिल रही है 1960s में, और 1975 और 77 में ड्यूरिंग इमरजेंसी ऐसी सिचुएशन हमारे यहाँ पे भी बन गई है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो कांग्रेस थी वो एक होल सोल ऑथोरिटी थी हमारे यहाँ पे। तो कांग्रेस में भी लोगों का ट्रस्ट खत्म हो गया था जब उन्होंने इमरजेंसी लगाई। तो एक तरीके से पॉलिटिकल पार्टी में ट्रस्ट खत्म हो जाना, तो ये इसी तरीके की कंडीशन बन गई है फ्रांस में। एक नई पार्टी जिसका कोई वर्चस्व भी नहीं था वो जीत के आ रही है, तो कहीं ना कहीं सोचने वाली तो बात हो ही जाती है ये। तो इसी तरीके से जो पॉलिटिकल जो स्टेबिलिटी है उसमें कहीं ना कहीं, मतलब जो पॉलिटिकल पार्टी है उसमें कहीं ना कहीं ट्रस्ट लोगों का खत्म हो गया है। और देखिए जो स्कॉलर्स है उनके हिसाब से ये कुछ बातें बताई गई थी कि जिस तरीके से ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है, ठीक है, जो इकोनॉमिक बॉर्डर है वो आज की डेट में फ्री मूवमेंट हो जा रहा है कैपिटल और गुड्स का, और इकोनॉमिक बॉर्डर बढ़ते मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी एक दूसरे से बढ़ जाएगी, तो जो टेरिटरी के बॉर्डर हैं वो कहीं ना कहीं डिसोल्यूट हो जाएंगे, मतलब डिसोल्यूशन हो जाएगा, बॉर्डर एक दूसरे के बीच में नहीं रहेंगे। मतलब कोई भी कंट्री का आदमी कहीं भी जा सकता है इकोनॉमिक एक्टिविटी करने के लिए, तो कोई भी बॉर्डर नहीं माना जाएगा, जिस तरीके से यूरोप में होता है। यूरोप को इसी तरीके से माना जाता है कि बॉर्डर लेस कंट्री, मतलब एक तरीके से इस तरीके से काउंट किया जाता है। चलिए इसको बाहर निकालिए, अब तो बाहर निकल गए ना ये तो यहाँ से खींचिए इसको। ओके, टर्की भी अंदर आ गया, टर्की को बाहर निकालिए। तो ये वाला आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से ये बोला जाता है कि ये बोला गया था स्कॉलर्स के द्वारा कि आने वाले टाइम में ऐसा होगा कि एक दूसरे की कंट्री की इकोनॉमी इतनी ज्यादा एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाएगी कि जो नॉर्मल बॉर्डर है वो कंट्री के वो खत्म हो जाएंगे। ओके, जो नॉर्मल बॉर्डर है वो खत्म हो जाएंगे, और एक तरीके से नेशनल, जो नेशन स्टेट वाली थ्योरी है, नेशन स्टेट मैंने आप लोगों को बताया भी था जब क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। तो नेशन स्टेट वाली थ्योरी क्या होती है, देखिए एक तो होता है एक तो होता है स्टेट। स्टेट एक तरीके से पॉलिटिकल एंटिटी आप लोग बोल सकते हैं, पर लेकिन जब उसमें नेशन भी जुड़ जाता है तो इसका मतलब हो जाता है कि कल्चरल एंटिटी भी जुड़ गया है। तो ये एक ब्रॉड टर्म है। तो यहाँ पे आज की डेट में बोला जा रहा है कि ये वाली चीजें न होके यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्लोबल कम्युनिटी बन जाएगी,
ठीक है, और एक ग्लोबल मोड ऑफ गवर्नेंस चलेगी। तो इससे क्या होगा, अगर ग्लोबल मोड ऑफ गवर्नेंस चल रही है तो जो नॉर्मल पॉलिटिकल पार्टी है उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। मतलब पॉलिटिकल पार्टी, जो लोकल पॉलिटिकल पार्टी है उनकी कुछ चलेगी नहीं, जो जो डिसीजन लिए जाएंगे वो ग्लोबल लेवल पे लिए जाएंगे। तो ये बातें यहाँ पे बोली जा रही है। तो एक ग्लोबल लेवल की पार्टी बन जाएगी और ग्लोबल लेवल पे ही डिसीजन लिए जाएंगे। पर लेकिन देखने में क्या आ रहा है, ये उल्टी कंडीशन हो रही है। यहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेज कुछ और दिख रहे हैं। मतलब अगर इस तरीके से ये चीजें बढ़ रही हैं तो अनोदर कोई एक दूसरी डायरेक्शन देखने को मिल रही है। ग्लोबलाइजेशन बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, यूएसए में जैसे बोला जा रहा है कि इंडियन आदमियों ने जाके यूएसए के आदमियों की जॉबे मतलब अपने हाथ में ले ली है। मतलब वहां पे जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो यूएसए की पॉपुलेशन है वो अनएम्प्लॉयड है और जो बाहर की पॉपुलेशन है ज्यादा जॉब ले रही है वहां पे। तो बाहर एक तरीके से ये वाली कंडीशन जो बन गई है जीनोफोबिया वाली, कि बाहर वाले आदमी ले आके यहाँ पे हमारी जॉब लेंगे इसलिए इनको यहाँ से मार के भगाओ। ओके, तो ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से बन रही है। इसके अलावा पुअर्टी बढ़ती जा रही है और डीप इनइक्वालिटी होती है जा रही है। किस तरीके से, देखिए जो आदमी आज की डेट में अमीर है वो तो और ज्यादा अमीर होता जा रहा है और जो गरीब है वो और ज्यादा गरीब होता जा रहा है। ये कंडीशन बन गई है। ग्लोबलाइजेशन में क्या हो गया, जैसे कंपनी आ रही है तो कंपनी जो प्रॉफिटेबल कंपनी है वो प्रॉफिट बनाती जा रही है, एंजॉय करती जा रही है। पर लेकिन जो किसान है, जो नीचे तबके के लोग हैं, जो बेचारे गरीब आदमी है, उनको कुछ भी नहीं मिल पा रहा है, उससे कुछ फायदा नहीं हो पा रहा है अच्छे लेवल पे। तो ये आर्टिकल में बोला गया है। देखिए इस तरीके की जो टर्म्स होती है ना, वो एक तरीके से आप एग्जैक्टली नहीं बोल सकते। फायदा तो हो रहा है पर लेकिन यहाँ पे कंपैरेटिवली टर्म्स हो रही हैं। मतलब जितना फायदा होना चाहिए था, जितना ग्लोबलाइजेशन के बारे में सुना था, समझा था, बोला था, बताया गया था, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं हो रहा है। ओके, तो ये थोड़ी रिलेटिवली और कंपैरेटिव टर्म होती है, तो कभी भी इनको इस तरीके से नहीं देखना है कि ये क्या हो गया और क्या बोल दिया। तो नीचे फिर ये लाइन है, इसमें वही बातें बोल रही है कि जिस तरीके से नेशनल इकोनॉमी है वो इंटीग्रेटेड हो जाएगी वर्ल्ड इकोनॉमी में, तो जो नॉर्मल पॉलिटिकल पार्टी है, कंट्री की पॉलिटिकल पार्टी है, उनका अस्तित्व एक तरीके से खत्म हो जाएगा। उनको एक तरीके से उनकी कोई पावर ही नहीं रहेगी। मतलब वर्ल्ड लेवल पे जो कंपनी है, अगर वो चाहेंगी तो इकोनॉमी खराब कर देंगी, वो चाहेंगे तो इकोनॉमी सुधार देंगी और उनके बेस पे ही वर्क होगा यहाँ पे और उनकी एक तरीके से ऑथोरिटी चलेगी। तो काइंड ऑफ चीजें यहाँ पे बोली गई है। अगर थोड़ा सा आप और इसको समझना चाहे तो, अगर थोड़ा सा और डीप में जाना चाहे तो इसको समझ सकते हैं आप। जिस तरीके से जो इंडिया है, जो हमारी कंट्री है, जिस तरीके से अंग्रेजों की गुलाम बन गई थी, तो वो वही तरीका था जिस तरीके से जो वहां से कंपनी आई थी, आप लोग बोल सकते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी, उस टाइम पे उसको बोला गया था। तो कंपनी ने आके यहाँ पे क्या कर लिया, पूरा स्टार्टिंग में यहाँ पे टैक्स भी वही लगाने लगी, फिर आराम से पॉलिटिकल ऑथोरिटी भी कहीं ना कहीं वो बन गई सारा। तो एक तरीके से सारी चीजें उसने अपने हाथ में ले ली। तो इस तरीके की बातें ये बता रहे हैं। तो ग्लोबल वर्ल्ड पे जो एक तरीके से वर्क होना स्टार्ट हो गया, तो कंपनी का रूल चल रहा है, प्राइवेटाइजेशन इकोनॉमी हो गया, डिमांड और सप्लाई के ऊपर वर्क कर रहा है। तो कंपनी अगर चाहे तो किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को डामाडोल बना सकती है। तो काइंड ऑफ ये चीजें थोड़ा कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। अब थोड़ा सा प्रेसिडेंट के बारे में बता रहे हैं कि देखिए जो मैक्रोन है, उनको ये माना जा रहा है कि ये ऐसा नहीं है कि पॉपुलिज्म की अप्रोच फॉलो करके चलेंगे। पॉपुलिज्म की मतलब मैं जीत के आऊंगा तो लोन माफ कर दूंगा, मैं जीत के आऊंगा तो लैपटॉप बांट दूंगा, जीत के आऊंगा तो साइकिल बांट दूंगा। तो इस तरीके की पॉपुलिज्म की अप्रोच ये फॉलो करके नहीं चलेंगे। ये माना जा रहा है कि ये एक प्रॉपर वे में चीजों को फॉलो करके चलेंगे और सारे वर्ल्ड के बारे में सोचेंगे। सबसे पहले तो बात क्या है कि स्ट्रेंथन करेंगे यूरोपियन यूनियन को, ठीक है। और पॉजिटिव एटीट्यूड, इमिग्रेंट के वर्ड्स जिनको उनको नेगेटिव एटीट्यूड की तरीके से देखा जाता है, अगर कोई बाहर से इमिग्रेंट आ रहा है तो उनके नेगेटिव उनके तरीके से सोचा जाता था, ठीक है। देखिए दो वर्ड होते हैं, एक तो होता है इमिग्रेंट, ओके, एक होता है माइग्रेंट। तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, आप लोगों को दोनों में डिफरेंस समझना चाहिए। दो नहीं तीन वर्ड देख लेते हैं यहाँ पे, एक मिनट। देखिए एक तो हो गया ये वाला जो यहाँ पे लिखा है इमिग्रेशन, ठीक है, और एक तो हो गया दूसरा हो गया, दूसरे में EMI, ठीक है ना, EMIGRAT, इमिग्रेट। एक में IM है और दूसरे में EM है। तो यहाँ से होता है, आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, EX मतलब अपनी कंट्री छोड़ना, एक्सोडस अपनी कंट्री छोड़ के चलना, और यहाँ पे होता है दूसरी कंट्री में आ जाना। तो इसका मतलब होता है अपनी कंट्री छोड़ के निकलना, और यहाँ पे होगा दूसरी कंट्री में। माइग्रेंट तो मतलब एक जगह से दूसरी जगह वैसे घूमते रहते हैं, माइग्रेंट वर्कर बोल दिया। माइग्रेंट हम लोग यूज कर लेते हैं बर्ड्स के लिए भी, कि माइग्रेट हो रही है यहाँ से वहां जा रही है, तो उस तरीके से माइग्रेट यूज किया जाता है। पर इन दोनों में आप लोग डिफरेंस समझ के चलिएगा, ओके। तो ये देखिए तीसरा क्या बोला जा रहा है, एनकरेज करेंगे फ्री ट्रेड को, कि ट्रेड जो है वो बाउंड्री लेस हो जाए एक तरीके से और जो LGBT कम्युनिटी होती है, ठीक है, तो उन पे भी फोकस देके चला जाएगा। ये लेस्बियन गे वाली जो कम्युनिटी होती है तो उन पर भी फोकस देके चला जाएगा। ऐसी बात बोली गई है कि किसी को भी एक तरीके से सोसाइटी से सेग्रीगेट नहीं किया जाएगा। देखिए ये बात बोल तो रहे हैं, ये चीजें करेंगे, पर लेकिन कई सारे इश्यूज हैं फ्रांस के साथ में भी। अनएम्प्लॉयमेंट है वहां पे 10% लगभग है, तो इनको कहीं ना कहीं चीजों को फेस तो करना पड़ेगा। ऐसे थोड़ी ना कि बोलने से जो सारी चीजें हो जाती है। बोला तो ट्रंप ने भी बहुत ज्यादा था, पता नहीं ये कर दूंगा मैं, वो कर दूंगा, तो आ गए ना खूंट में, तो कोने में आ गए, आज कर रहे हैं काम उसी तरीके से जिस तरीके से उनको करना था।
तो वही बात है यहाँ पे कि वो राह पे आई जाते हैं आराम से जब सिस्टम में कोई आता है। तो फिर ये बोल रहे हैं कि अब की बार फिर से पॉलिटिकल पार्टी जो है वो क्राइसिस में आ गई है, पर अब की बार जो क्राइसिस में आए हैं वो द क्राइसिस ऑफ द रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन इज नॉट डेमोक्रेसी सिविल सोसाइटी बट द पॉपुलिस्ट लीडर। ठीक है, तो पॉपुलिस्ट लीडर की वजह से चीजें हो रही हैं। तो देखिए बातें क्या आती हैं निकल के, जैसे जैसे वहां पे ग्लोबलाइजेशन की वजह से बोला गया था, ये एक अलग चीज है, पर लेकिन देखिए दोनों चीजों को साथ में लेके चलना है, पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम को भी और डेमोक्रेसी भी, दोनों को मिलकर वर्क करना है, तभी जाके चीजों को सॉर्ट आउट किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि किसी भी एक चीज को हम लेके चल सकते हैं, दोनों ही अवेलेबल होनी चाहिए प्रॉपर वे में। इस आर्टिकल में भी मेन पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे बोला गया फ्लॉड, त्रुटिपूर्ण, रिक्यूज, बचाओ। तो इसके बारे में बात की गई कि त्रुटिपूर्ण बचाओ एक तरीके से बोला गया। यहाँ पे हुआ क्या है, अभी ऑर्डिनेंस आया था, बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस आया था। ये कब आया था, ऑर्डिनेंस निकल के कब आया था, ये आया था May 4, 2017। तो इस टाइम पे ये ऑर्डिनेंस बनाया गया। ऑर्डिनेंस से क्या किया गया, आरबीआई के हाथ में पावर दे दी गई, जिससे कि आरबीआई नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होता है एक तरीके से जो दे दिया गया है, वो ब्याज तो ब्याज, मूल आने की भी आशंका नहीं रहती है। ठीक है, तो मूल आने की भी ये लगता है कि मूल भी नहीं रिटर्न मिलेगा, तो वो जो होता है उसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बोल देते हैं। तो जो उसको आरबीआई को पावर दे दी गई कि उसको टैकल करके चला जाए। तो अब देखिए यहाँ पे जो ये ऑर्डिनेंस है, यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा समझना है। यहाँ पे दो चीजें हैं, उसमें से आप लोगों को थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन, मतलब आपको माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स दो तरीके का होता है। एक तो ऐसा होता है, मान लो किसी जो इंडस्ट्रियल हब है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है, उसको पैसा दिया गया बैंकों के द्वारा और उसने प्रोजेक्ट लगाया, तो वो प्रोजेक्ट ढंग से वर्क नहीं कराया और इसके बाद में जो यहाँ से प्रॉफिट नहीं हुआ और प्रॉफिट होने की वजह से यहाँ पे पैसा रिटर्न नहीं कर पाया। ये एक फंडा हो गया, ये एक फंडा है जो कि हम एनपीए बोल सकते हैं। दूसरा फंडा क्या है, मालविया टाइप के आदमी, मतलब पैसा लिया और लेके भाग गए, तो दूसरा ये है। तो यहाँ पे जो फोकस किया जा रहा है इस वाले अमेंडमेंट पे, जो ऑर्डिनेंस आया है, तो ये पहले वाले पे फोकस किया जा रहा है। ठीक है, सेकंड वाले का तो अभी भी कुछ अता पता नहीं है। सेकंड वाले पे क्या कर सकते हैं, किसी के अंदर झाके कौन देख सकता है कि ये लोन लेके भागेगा या लोन लेके रुकेगा। तो ये फर्स्ट वाले पे फोकस किया जा रहा है कि इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, तो इसके वाले पे फोकस किया जा रहा है। और इससे रिलेटेड हम लोगों ने देखा था कि इकोनॉमिक सर्वे में एक कंप्लीट चैप्टर भी दे रखा है। इकोनॉमिक सर्वे में नॉन परफॉर्मिंग एसेट से कंप्लीट चैप्टर दे रखा है, ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम से रिलेटेड। ओके, तो ये भी आप लोग लेक्चर देख सकते हैं इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड। तो ये भी कई सारी एक्टिविटी है। देखिए इकोनॉमिक सर्वे को ढंग से करके चलिएगा, ठीक है, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट है, तो उस पर अच्छे से फोकस करके चलिएगा। उसमें हर एक एग्जाम में उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं रिलेटेड, और डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं वहां से निकल के, क्योंकि वो गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट है। तो गवर्नमेंट के एग्जाम में उससे नहीं पूछा जाएगा तो और किससे पूछा जाएगा। तो ठीक है ना, तो इससे रिलेटेड ये थे। तो हम यहाँ पे देखिए अभी जो बात की जा रही है, तो फोकस जो किया जा रहा है इस पे किया जा रहा है, ऊपर वाले पे, तो इस पे फोकस किया जा रहा है। तो किस तरीके से जो बैंकों की जो एक तरीके से बैड शीट बन चुकी है, एक तरीके से नेगेटिव में जा चुकी है चीजें, उसको किस तरीके से टैकल किया जाए, तो ये बात बोली जा रही है। तो डायरेक्ट इंटरवेंशन डिसीजन मेकिंग में एक तरीके से हमने एक आर्टिकल और देखा था, वहां पे क्या बोला था कि आरबीआई को देखियो बड़ी बड़ी चीजें काम करने का, बड़ी बड़ी चीजें करनी चाहिए। आरबीआई को अच्छे अच्छे लेवल पे फोकस करना चाहिए। थोड़ा ना कि अब कोई बैंक कहाँ पैसा दे रहा है, क्या पैसा दे रहा है, अब इतने इतने अंदर भी जाके अगर आरबीआई वर्क करेगा, तो आरबीआई का जो मेन वर्क है एक तरीके से जो देखने का जो एक वर्क है, जो वो नहीं बोलते हैं, अगर मान लीजिए कोई कॉलेज है, ठीक है ना, कॉलेज क्या यूनिवर्सिटी ले लीजिए, अगर कॉलेज ले लीजिए, चलिए कॉलेज में मान लीजिए कोई डायरेक्टर या चेयरमैन है, ठीक है, तो वो डायरेक्टर और चेयरमैन आके उस कॉलेज में कोई माली है, वो माली पेड़ पौधों की ढंग से देखभाल नहीं कर रहा है, अगर डायरेक्टर चेयरमैन आके उस माली को देखने लगेगा, तो ये जो इसका नॉर्मल काम है उसको तो कभी कर ही नहीं पाएगा। माली को बोलेगा यार तूने पानी नहीं दिया, तूने यहाँ पे सफाई नहीं की। अगर इस तरीके की चीजें डायरेक्टर या चेयरमैन करेगा तो ये शोभा नहीं देता है। तो ये बातें बोली गई थी। आरबीआई को ये थोड़ा ना शोभा दे रहा है कि किसी हर एक बैंक के अंदर जाके झाके, बिल्कुल ये बैंक का खुद का काम है, वो प्रेशर डाले बैंक के ऊपर, बैंक को करने की वो करे, पर लेकिन ये थोड़ा ना कि उनके डिसीजन मेकिंग में भी जाके झाके। तो ये चीजें भी क्रिटिसाइज की गई थी, हमने आर्टिकल डिस्कस किए थे लास्ट टाइम। ओके, तो आगे क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि जितना एनपीए में क्राइसिस आ चुका है उसके बाद भी, अगर मान लीजिए आप ये एग्जांपल इस तरीके से ले सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर किसी को नया पेट्रोल पंप लगाना है, ठीक है, तो पेट्रोल पंप लगाना है और उसको पता है आज की डेट में जो रिन्यूएबल एनर्जी है वो बहुत ज्यादा आती जा रही है, ठीक है, तो हमको पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे ज्यादा फोकस नहीं देना है। तो आदमी क्या सोचेगा, यार पेट्रोलियम पंप नहीं लगाता हूँ, किसी और बिजनेस में इन्वेस्ट करता हूँ, ठीक है, तो ये सोचेगा ना हमेशा। पर लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, इतना ज्यादा एनपीए होता जा रहा है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स इतना ज्यादा होता जा रहा है जिसकी कुछ हद नहीं है, ये हद पार कर चुका है। यहाँ पे देखिए बैंक इंडिया आज के डेट में इतने वर्थ का एनपीए यहाँ पे हो चुका है, ठीक है। तो लेकिन इतना ज्यादा, मतलब आप लोग बोल सकते हैं कितना, इसको 6 लाख करोड़ एक तरीके से बोल सकते हैं, इतना ज्यादा हो चुका है। पर फिर भी जो है आज की डेट में 23
23 एप्लीकेशन इंक्लूडिंग द आदित्य बिरला, और ये कई सारे रिलायंस वाले, टेक महिंद्रा, वोडाफोन, एम पैसा और एयरटेल, और अब तो पेटीएम भी स्टार्ट हो गया है। तो ये सब बैंकिंग में इतने सारे आदमी घुसते जा रहे हैं। उसके अलावा जबकि इनको दिख रहा है कि बैंकिंग में जितना ज्यादा एनपीओ होता जा रहा है, फिर भी इतना ज्यादा अट्रैक्शन होता जा रहा है यहाँ पे। तो ये बातें बोली जा रही है। कॉर्पोरेट जो नीड है उनको इन्वेस्ट करने की, लगभग 100 करोड़ चाहिए उनको इन्वेस्ट करने के लिए बैंकिंग सेक्टर में, और बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्ट करना पड़ रहा है, उसके बावजूद भी इनको दिख रहा है फिर भी इसमें घुस रहे हैं। ठीक है, तो ये देखिए कुछ सोचने वाली बात है, कुछ तो फायदा इनको हो ही रहा होगा। तो कॉर्पोरेट देखिए मेनली एक रिपोर्ट के बारे में बताया गया है, आज की डेट में जो कॉर्पोरेट सेक्टर है ना वो कंप्लीटली रिलाई करता है बैंकिंग के ऊपर। तो कहीं ना कहीं ये भी फंडा बोला जा सकता है कि कॉर्पोरेट वाले इसमें वो कर रहे हैं, तो कम से कम उनको लोन लेने में भी आसानी रहेगी, अपना खुद का ही बैंक रहेगा। तो ये भी चीजें बोली जा सकती है। तो जो आईएमएफ की रिपोर्ट आई थी 2017 में फरवरी में, उसके हिसाब से ये बोला गया था आज की डेट में खासकर इंडिया के लिए 65% जो है 65% इंडियन जो है वो 65% जो बैंकिंग का पैसा है इस तरीके से जो कॉर्पोरेट के उसमें जाता है। ठीक है, और ये कॉर्पोरेट के मतलब फंडिंग जो की जाती है बैंकों के द्वारा की जाती है, इसमें 65% बोला गया था। जो ये फंडिंग की जाती है बाद में क्या होता है, फिर ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम आ जाती है। मतलब एक साइड में तो हम इनको फंडिंग देते रहते हैं, दूसरी साइड में रिटर्न आता नहीं है। तो ये बातें हम लोगों ने डिस्कस की थी। तो यही सोचने वाली बात है कि जो फंडिंग रिटर्न नहीं आ रही है वहां पे इतना ज्यादा इन्वेस्ट क्यों करना है, तो इतना ज्यादा क्यों फोकस करके चला जा रहा है। तो ये बात हम लोगों को सोचने वाली है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे यहाँ पे, आप लोगों को तो ये देख के चलना है ऑर्डिनेंस आया था वो क्यों आया था, किससे रिलेटेड आया था, कहाँ था ये। चलिए क्वेश्चन बताइएगा, ऑर्डिनेंस को कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल तो सबको याद हो गया, किस पार्ट में है ये पार्ट बताइएगा, ये आर्टिकल किस पार्ट में आता है ऑर्डिनेंस के। ठीक है ना, थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा, आप लोग थोड़ा सा अंदर घुसेंगे तो कम से कम पार्ट को भी देखेंगे कि किस किस पार्ट में कौन कौन से आर्टिकल है। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है जीएम क्रॉप, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप इनको बोलते हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप आप लोग थोड़ा सा उस तरीके से भी समझ सकते हैं, मान लीजिए कोई किसी भी चीज को एक अच्छे लेवल की चीज बनाना। ठीक है ना, जिस तरीके से मान लीजिए कोई फसल आज के डेट में उसको मान लीजिए ज्यादा पानी की जरूरत है या ज्यादा खाद की जरूरत है या फिर ज्यादा एक तरीके से पेस्ट उसके ऊपर लग जाता है, कोई भी कीट पतंग उसको नष्ट कर देते हैं। तो इसमें ऐसी एक्टिविटी कर देना, इसमें सारी ऐसी चीजें डाल देना जिससे कि इस पे ये कोई भी चीज ढंग से वर्क ना करे। ठीक है, तो वो उस तरीके की क्रॉप बना देना उनके जीन्स में चेंज करके, तो उनको जेनेटिकली, स्टार्टिंग में लगा हुआ है जेनेटिकली। ठीक है ना, आप लोगों ने सुना होगा कि जेनेटिक्स इंजीनियरिंग, तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप उसको बोल देते हैं। तो यहाँ पे क्या बताया गया है, यहाँ पे ये बताया गया कि जो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी है उसने अभी अप्रूव्ड दे दिया है, किसको प्रपोजल है उसका कि जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड को, मस्टर्ड किसको बोलते हैं, सरसों को, तो सरसों को अलाउ कर दिया है। ठीक है, तो उसके बारे में जिक्र किया गया। तो ये क्या कर रहे हैं, उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। क्रिटिसाइज क्यों कर रहे हैं, देखिए भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में भी बोला गया था कि जीएम क्रॉप को अलाउ नहीं करेंगे, पर फिर भी इन्होंने जीएम क्रॉप को अलाउ कर दिया। तो ये एक तरीके से वही हो गई ना कि मतलब उल्टी बात हो गई, जो आपने मैनिफेस्टो में बोला था उसको फॉलो करके नहीं चल रहे हैं। तो ये एक बात हो गई, पर लेकिन अगर इसको अलाउड भी करना था तो इन्होंने बोला था कि प्रॉपर वे में साइंटिफिक एक्टिविटी की जाएगी, प्रॉपर वे में चेक किया जाएगा, इवेल्युएट किया जाएगा, कहाँ पे मतलब एक तरीके से वो नहीं होता है, डेमो करके देखा जाएगा, उसके बाद में अलाउ किया जाएगा। पर लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं मिला देखने को। इन्होंने बोला है बीटी कॉटन के साथ में भी कुछ ऐसा ही हुआ था 90s में, उसको बुलाया था और वो झूठा साबित हो गया था सब कुछ। ओके, डिस्पाइट के इसके की देखिए, डिस्पाइट इंक्रीजिंग फर्टिलाइजर, इरिगेशन एंड द और भी सारी कई सारी चीजें, मतलब फिर भी उतना लेवल पे इंक्रीज नहीं हुआ था। मतलब जो कॉटन अलाउ किया जा रहा था उस टाइम पे, तो कई सारी चीजें होने के बाद भी यहाँ पे इतनी एक्टिविटी अच्छे लेवल पे नहीं दिखी थी। ठीक है, तो यहाँ पे दिखा रखा है जीएम क्रॉप जो रेड वाले उसमें दिखा रखा है। ओके, और इसके अलावा जो टॉप जो वाइल्ड दूसरी नॉन जीएम वाली क्रॉप है, ये यहाँ पे दिखाया गया है कि देखिए जीएम क्रॉप ये बोला जाता है ना कि ज्यादा प्रोड्यूस कर रही है, तो ऐसा कुछ नहीं है, वो ज्यादा प्रोड्यूस कर रही है। दूसरी कंट्री में भी देख लीजिए, इंडिया में देख लीजिए, इंडिया ये हो गया यहाँ पे, चाइना देख लीजिए, या फिर और कंट्री दे रखे हैं यहाँ पे सारी कंट्री। तो उस तरीके से जर्मनी में देख लीजिए कितना ज्यादा हो रहा है। तो नॉन जीएम क्रॉप ये वर्क कर रही है यहाँ पे। तो ये बोला गया कि ऐसा नहीं है कि जीएम क्रॉप ही वर्क करेंगी। तो मोस्ट कंट्री जो हायर कॉटन प्रोड्यूस करती है, हमने जीएम कॉटन अलाउ किया, तो ऐसी कंट्री जो हायर कॉटन प्रोड्यूस करती है सारी नॉन जीएम क्रॉप वाली है, ये यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, तो जो कंट्री नॉन जीएम क्रॉप वाली है, वो जो कंट्री हायर कॉटन प्रोड्यूस करती है आज की डेट में, सारी कंट्री नॉन जीएम क्रॉप वाली है। तो ये बात यहाँ पे बोली गई है। देखिए यहाँ पे जो हाईएस्ट यील्ड मस्टर्ड के बारे में भी उन्होंने बोला है। मस्टर्ड भी जो सबसे ज्यादा 5 कंट्री के बारे में जिक्र किया गया है। यहाँ पे जो 5 कंट्री है, यूके, फ्रांस, पोलैंड, जर्मनी, चीज रिपब्लिक, तो ये सारी कंट्री आज की डेट में मस्टर्ड सबसे ज्यादा पैदा करती है। पर लेकिन कोई सी भी कंट्री यहाँ पे जीएम क्रॉप यूज नहीं करती है, और जो जीएम क्रॉप यूज करती है वो है यूएस, कनाडा, और वो टॉप 5 कंट्री में भी नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता तो इनको टॉप 5 कंट्री में आना चाहिए था। तो इसी तरीके से जीएम क्रॉप का नाम लेके कि ये ज्यादा प्रोड्यूस करेगा तो बेवकूफ बना जा रहा है इंडियन को। ठीक है,
तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि बेवकूफ बनाया जा रहा है। और ये आगे भी कई सारी चीजें बोल रही हैं कि मैनी रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि जिस तरीके से क्लेम किया जाता है कि मस्टर्ड इंक्रीज करेगी हेल्थ, ऐसे तो कुछ देखने को मिला ही नहीं है। तो गैप उड़ा जाता है इवेल्युएशन में गैप की वजह से इस तरीके की चीजें होती है। तो सेवरल बेनिफिशियरी अगर देखा जाए जीएम मस्टर्ड से रिलेटेड, तो रिस्क क्या क्या आते हैं, हेल्थ से रिलेटेड रिस्क आएगा, एनवायरमेंट से रिलेटेड रिस्क आएगा, एग्रीकल्चर से रिलेटेड रिस्क आएगा। देखिए जो ब्रिंजल है उस टाइम पे एग्जामाइन किया गया था, चीजों को देखा गया था। ब्रिंजल को देखा जाए तो ब्रिंजल तो मान लीजिए एक सब्जी है, आज की डेट में एक दिन बना ली, 2 दिन नहीं बनाएंगे, वो चीजें चल जाती हैं, ठीक है। पर लेकिन अगर सरसों का जिक्र करें तो आप लोग, बहुत से तो आदमी सरसों का तेल सर में लगाते हैं, बहुत से आदमी इससे खाना बना के खाते हैं। तो अगर मान लीजिए कोई भी खाना बना रहे हैं, सरसों का तेल यूज कर रहे हैं गाँव में, मैक्सिमम जितने रूरल एरिया है, तो वहां पे वो तो हर एक फूड का पार्ट हो जाएगा। अगर मस्टर्ड को आप लोगों ने इस तरीके से अलाउ कर दिया बिना ट्राई किए, तो ये फूड सिस्टम में घुस जाएगा और ये इस तरीके से मतलब बहुत ही लार्ज स्केल पे इंपैक्ट डाल सकता है हमारी सोसाइटी के ऊपर। तो बिना एक रिसर्च किए इस तरीके की एक्टिविटी को अलाउ नहीं करना चाहिए। और जहां पे मैंने अभी बताया जीएम क्रॉप ज्यादा यूज होती है, जैसे कि यूएसए वगैरह में लेते हैं, वहां पे देख कितनी बीमारी हो रही है, किडनी की, डायबिटीज की, तो ये बीमारी देखने को मिल रही है वहां पे। तो इस तरह की सिचुएशन इंडिया में भी बन जाएंगी। और यूएन रिपोर्ट के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये कुछ कंपनियों के नाम यहाँ पे दे रखे हैं, आप लोगों को रटने की जरूरत नहीं है। तो ये कंपनियां जो है, ये वही कंपनी है जो पेस्टिसाइड बनाती है और यही कंपनी जीएम क्रॉप्स बना रही है। तो कहीं ना कहीं अपने फायदे को देखने के लिए ये इनको प्रमोट करती है कि जीएम क्रॉपों को बोलो कि ये क्रॉप बोई जाए और फिर इन्हीं के रूप का पेस्टिसाइड यहाँ पे यूज किया जाएगा जो ये कंपनी बनाती है, ठीक है। तो ये बात बोली जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये पॉलिसी मेकर को इन्फ्लुएंस करती है। तो पॉलिसी मेकर को इन्फ्लुएंस करती है, तो ये तो इनका इनका फंडा है, तो इन्फ्लुएंस करेंगे अपने प्रॉफिट को लेके, क्योंकि इनकी कंप्लीट चीजें प्रॉफिट के बेस पे चलती हैं। पर लेकिन जो हमारी कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर है, इन्वायरमेंट मिनिस्टर है या फिर सुप्रीम कोर्ट है, उनको फोकस देकर चलना चाहिए, उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए कंज्यूमर को, और इस तरीके से एक प्रॉपर वे में चीजों को हैंडल करके चलना चाहिए, जिससे कि आगे आने वाले टाइम में प्रॉब्लम ना हो जाए। वैसे इन्वायरमेंट से रिलेटेड इतनी प्रॉब्लम आ रही है, इतना ज्यादा पोल्यूशन हो रहा है, पानी भी ढंग से पीने को नहीं मिल रहा है, वाटर की भी इतनी ज्यादा पोल्यूशन होता जा रहा है। तो ऑलरेडी प्रॉब्लम इतनी सारी है, तो और ज्यादा प्रॉब्लम नहीं बढ़ानी चाहिए, तो प्रोटेक्ट करना चाहिए कंज्यूमर को, ये बातें बोली गई है। और इंडियन जो क्रॉप है उसको भी उस पर फोकस करके चलना चाहिए, जो हमारे यहाँ पे जो हमारी देसी नस्ल है क्रॉप, वो भी वरना बेकार हो जाएगी। ओके, पेज 1 और 10 पे न्यूज है, जस्टिस नागा अर्जुन को इम्पीच करने की बात चल गई है राज्यसभा के द्वारा, पर लेकिन इम्पीच करने के पहले भी कोशिश की गई थी, पर लेकिन इतने मेंबर नहीं बन पाए थे कि इनको इम्पीच किया जाए। ये कहाँ के हैं, ये आंध्र प्रदेश या तेलंगाना हाईकोर्ट आप लोग बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों का अभी एक ही हाई कोर्ट है। ओके, तो ये बात बोली गई है, तो पहले भी यूज किया गया था। इन्होंने किया क्या है, देखिए, तो इंटरफेयर कर रहे हैं जुडिशियल प्रोसेस में, जो इनके क्षेत्र की चीजें नहीं है वहां पे जाके, मतलब एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं उंगली कर रहे हैं, ठीक है। इसके द्वारा कास्ट से रिलेटेड जो चीजें हैं, मानहानि वाली चीजें बोल रहे हैं, अपने से नीचे वाले जो जज हैं, जो जूनियर जज हैं, उनको डेथ की थ्रेट दे रहे हैं। तो इस तरीके की एक्टिविटी ये कर रहे हैं, मतलब आप लोग बोल सकते हैं कि पगला गए हैं, सीधा सीधा आप लोग बोल सकते हैं पागल हो गए हैं। तो इस तरीके की एक्टिविटी कर रहे हैं, तो इसलिए इनको बोला है इम्पीच किया जाए, इनको इम्पीचमेंट का प्रोसेस इनके लिए स्टार्ट किया जा सकता है। जस्टिस कर्णन के बारे में हम लोगों ने देखा था, कोलकाता हाई कोर्ट के बारे में, तो आज के डेट में तो खैर जेल में है वो, तो उनके बारे में कुछ इस तरीके की एक्टिविटी हो रही थी। तो देखिए अब इनके बारे में क्या होता है, अगर होता है तो फिर आर्टिकल को अच्छे से डिस्कस किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट वाला आर्टिकल है, इस तरीके के सिंगल पॉइंट के पॉइंटेड फॉर्म के क्वेश्चन आ जाते हैं। एम्स नया सेटअप होने जा रहा है कामरूप, आसाम में, याद रखिएगा इसको, किसके अंडर सेटअप किया जा रहा है, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, याद रखना है, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, इसके तहत इसको सेटअप किया जा रहा है। याद रखना, इस तरीके की स्कीम्स के नाम पूछ ले जाते हैं, ये पूछ ले जाता है, खासकर नॉर्थ ईस्ट में ये डेवलप करने जा रहे हैं आसाम में, तो नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट हमारे लिए वैसे ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो पेज 2 पर ये न्यूज थी। पेज 7 पर न्यूज है, रिच गेट बेल पुअर रिमेन इन जेल, मतलब जो अमीर आदमी है उनको तो बेल मिल जाती है, बाहर निकल के चले जाते हैं, पर जो पुअर आदमी है वो जेल में ही पड़े रहते हैं। तो ये कंडीशन देखने को मिल रही है। ये निकल के कहां से आई है, लॉ कमीशन की रिपोर्ट निकल के आई है, उन्होंने 268वीं रिपोर्ट यहाँ पे निकाली है। तो उसके तहत इन्होंने ये इस तरीके की रिकमेंडेशन दी, इस तरीके की बातें बताई गई हैं कि देखिए, लॉ कमीशन ने ये बताया कि, मतलब लॉ कमीशन के जो हेड है, पहले उनका नाम भी याद रखिएगा, बीएस चौहान, तो इनकी जो रिपोर्ट आई है तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया है। ओके, इसके अलावा और बातें की गई है कि देखिए, गवर्नमेंट को रिकमेंडेड किया है कि इस तरीके की जो चीजें हैं वो न होए, तो इसलिए जो कमीशन ने जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है जिसके तहत बेल मिल जाती है उसको अमेंड करने की बात बोली है। ओके, अननेसेसरी अरेस्ट होता है बहुत ज्यादा, उसकी वजह से क्या होता है, 42% जो जेल का एक्सपेंडिचर होता है वो इसी में होता है। मतलब ये होता है ना कि कहीं पे कोई एक्टिविटी हो गई, कोई केस हो गया, किसी ने किसी को मार लिया, तो मोहल्ले पड़ोस के भी 15-20 आदमी को उठा के ले जाते हैं, तो उनको रखा जाता है वहां पे, जो चीजें होती है, जो सिचुएशन होती है, उसके तहत जो काम होता है, लगभग बिना अननेसेसरी अरेस्ट किए जाते हैं बहुत सारे, तो उसमें 42% एक्सपेंडिचर होता है। तो ये बातें बोली गई है यहाँ पे। ओके, ये वाला देखिए डेटा दे रखा है रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड, ठीक है। जो साउदर्न इंडिया है, अगर देखा जाए
हायर रिन्यूएबल एनर्जी कंपोनेंट है, इंस्टॉल कैपेसिटी है एज कंपेयर टू ओल्ड रीजन। तो ये नॉर्दर्न इंडिया में बोला गया। तो ये हो गया थर्मल, ये हो गया जो ये दे रखा है यहाँ पे, ये वाला कलर हो गया थोड़ा सा रेड वाला हो गया न्यूक्लियर, और ये हो गया हाइड्रो, ये हो गया रिन्यूएबल। ठीक है ना। तो रिन्यूएबल एनर्जी नॉर्थ में देखिए ये 12% है। ठीक है, यहाँ पे अभी रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें। वेस्टर्न वाले एरिया में देख लीजिए इंडिया का, जो गुजरात या फिर राजस्थान वाला, यहाँ पे 16 है। सदर्न पार्ट में जो है वो 28% है। एक ये भी रीजन बोल सकते हैं आप लोग, क्या रीजन बोल सकते हैं, अभी देखिए ये वाला ऊपर वाला एरिया हो गया, तो नीचे वाला एरिया जो है वो इक्वेटर के ज्यादा पास में पड़ता है, तो कहीं ना कहीं इस चीज का भी इंपैक्ट पड़ता है। तो ये भी कहीं ना कहीं आप बोल सकते हैं कि इसलिए सदर्न एरिया में ज्यादा है। और जो ईस्टर्न एरिया है तो वहां पे तो ओनली बहुत ही कम है, 2.9% है। नॉर्थ ईस्टर्न एरिया है वहां पे हालांकि थोड़ा ठीक है, 7% है। और ऑल इंडिया में लगभग कितना है, ये 17% है। ओके, तो कुछ डेटा आप लोगों को थोड़ा सा पता होना चाहिए कि किस किस एरिया में हमारी कंट्री में क्या हो रहा है। अपनी कंट्री के बारे में यार जितना जानने को मिले उतना कम है, तो थोड़ा सा फोकस देके चलिएगा। अभी जो मीटिंग हुई थी अफ्रीकन बैंक की, मैंने हम लोगों ने कल भी डिस्कस की थी, तो वहां पे बात की गई थी कि एबे और मोदी, मतलब जो शिंजो एबे हैं जापान के प्राइम मिनिस्टर, और जो मोदी जी हैं, तो दोनों को मिलकर वर्क करना है अफ्रीका के लिए। अफ्रीका के लिए वर्क करना है दोनों को मिलकर, और एक अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर बनाना है। ये बातें की गई है, एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर। ठीक है, तो दोनों प्राइम मिनिस्टर जो कंट्री के उन्होंने प्रपोज किया था। हमारे यहाँ पे सितंबर में जो है वो एबीजी आने वाले हैं, तब और डिटेल में इस पे जिक्र किया जाएगा। ये बनाया क्यों जा रहा है, जो वन बेल्ट वन रोड वाला प्रोजेक्ट है चाइना का, उसको टैकल करने के लिए एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर बनाने की बात चल रही है। फोकस कहाँ पे किया जा रहा है मैक्सिमम, इनहेंस कैपेसिटी एंड स्किल, बिल्डिंग द क्वालिटी ऑफ द कनेक्टिंग द इंस्टीट्यूशन, डेवलपमेंट इन द कोऑपरेशन इन द हेल्थ, मैन्युफैक्चरिंग एंड डिजास्टर। खासकर इसमें इंडिया और जापान का डिजास्टर में बहुत ही अच्छे हैं जापान वाले, तो किस तरीके से इसको हैंडल करके चलते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट। ओके, ये सॉरी उसमें पेज बताना मैं भूल गया, 1 मिनट देख लेते हैं फिर से। 11 पेज पे न्यूज है, ठीक है। नेक्स्ट वाली जो न्यूज है ये भी 11 पेज पे ही है। मोदी जी 4 नेशन की विजिट पे जा रहे हैं, जो मई 29 से जून 3 तक। न्यूज इसलिए ली गई है क्योंकि आगे जैसे न्यूज आएगी तो आप लोगों को पता रहेगा, कनेक्ट कर पाएंगे। जर्मनी, स्पेन, रशिया एंड द फ्रांस की विजिट पे जा रहे हैं, और ये बायलैटरल एक्टिविटी होल्ड करेंगे किसके साथ में, खासकर जो फ्रांस के नए प्रेसिडेंट अभी चुन के आए हैं, मैक्रोन। तो ये देखने वाली बात आएगी। इसके अलावा और भी कई सारी कंट्री के साथ में, स्पेन और यहाँ पे सबके साथ में भी बातें की जाएगी। तो जर्मनी, स्पेन, रशिया एंड द फ्रांस, क्या हो गया, जर्मनी, स्पेन, फ्रांस, तीनों कंट्री यही होगी मिलती जुलती, और इसके बाद फिर रशिया। ओके, इसके अलावा क्या है, पेज 12 पे न्यूज है, यूएस ने प्रपोज किया है कट करना, किसमें, ऐड दे रहे थे जो पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान को पहले दे रहे थे 265 बिलियन, अब देंगे ओनली 100 बिलियन, 100 मिलियन, बिलियन नहीं डॉलर। ओके, पाकिस्तान मिलिट्री देखिए हार्डवेयर खरीदने के लिए यूज करती थी, जिस तरीके से जो वेपन वगैरह हो गए, ताकि जो मिलिटेंट एक्टिविटी है उनको टैकल किया जा सके। पर लेकिन ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला है। मिलिटेंट एक्टिविटी टैकल करने से तो गए, ये बोला जा रहा है कि ये और सपोर्ट करते हैं उनको, तो इसलिए कट किया जा रहा है। इजराइल, इजिप्ट और जॉर्डन जो इनको दिया जाता है 3.1 बिलियन दिया जाता है इजराइल को, और इजिप्ट को दिया जाता है 1.3 बिलियन, और जॉर्डन को दिया जाता है 3.5 मिलियन। तो इनमें कोई कट नहीं किया जा रहा है। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट न्यूज हो सकती है, पेज 13 पर न्यूज है, इसमें याद रखना आप लोग, इलेक्ट्रिक व्हीकल जो हम प्रपोज करने जा रहे हैं वो बेनिफिट करेगा चाइना को। चाइना की इंडस्ट्री है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने की, तो उस पे उसका बहुत ज्यादा फायदा होगा। एम क्या है, इलेक्ट्रीफाई ऑल द व्हीकल, ये याद रखना है आप लोगों को। नीति आयोग ने एम दिया है इलेक्ट्रीफाई ऑल द व्हीकल 2032 तक, ठीक है। तो इसी के बारे में जिक्र किया गया है। पर लेकिन जो दूसरे हैं, जो पेट्रोल व्हीकल वाले हैं या फिर डीजल वाले हैं, उनके माइंड में उनका दिमाग खराब होना स्टार्ट हो गया है कि अगर इस तरीके से चला तो कैसे काम चलेगा। पेज 13 पे न्यूज है, ये है लोकल सप्लायर को फॉलो करो। अगर जैसे हम लोगों ने कल एप्पल के बारे में जिक्र किया था, अगर एप्पल यहाँ पे वर्क करना चाहती है तो लोकल मार्केट से प्रोडक्ट उसको खरीदना पड़ेगा, तो लगभग ऑर्डिनरी 50% लोकल कंटेंट को खरीदना पड़ेगा। काफी अच्छा मूव है मेक इन इंडिया के लिए, खासकर इस तरीके की एक्टिविटी होती रहनी चाहिए। पेज 13 पर न्यूज है, ये है कैबिनेट नोड, ये फेज आउट कर दिया है FIPB, इसको बोलते थे फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड। तो इसको पहले ये इसके थ्रू चीजें की जाती थी, तो 25 ईयर ओल्ड प्रैक्टिस थी, इसको बंद कर दिया गया है। बंद क्यों किया गया, एक तरीके से रेड टेपिज्म था, एक तरीके से यहाँ से चीजें पास करानी पड़ती थी। अब क्या किया गया, ज्यादा से ज्यादा FDI को अट्रैक्ट करने के लिए डायरेक्ट हो गई चीजें। तो मैक्सिमम गवर्नेंस और मिनिमम गवर्नमेंट वाला जो फंडा था उस पे प्रिंसिपल पे इनका फोकस किया जा रहा है। अब यहाँ से अप्रूव ना होकर, अगर बाहर से कोई कंपनी यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहती है, यहाँ से अप्रूव ना होकर डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकती है। तो FDI को जितना डायरेक्ट किया जाए उतना कम है, जिससे कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो जाएगी। तो जिस डिपार्टमेंट में भी आ रही है चीजें, तो वो डिपार्टमेंट अपने आप उसको करेगा, ठीक है।
तो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में आ रही है तो एग्रीकल्चर वाले देखेंगे, अगर दूसरी में किसी में आ रही है, डिफेंस में आ रही है तो डिफेंस वाले देखेंगे। अब यहाँ पे कुछ नहीं होगा तो इसको फेज आउट किया जा रहा है। तो ये इस तरीके की बातें पूछी जा सकती हैं, याद रखिएगा। पेज 15 पे है अश्विन से रिलेटेड न्यूज है, CEAT इंटरनेशनल क्रिकेट ऑफ द ईयर अवार्ड अश्विन को दिया जा रहा है। तो क्रिकेट से रिलेटेड बंदे जानते होंगे कि कितने अच्छे खिलाड़ी हैं ये। इसके अलावा कल मैंने क्वेश्चन पूछे थे, 24th हाई कोर्ट है आज की डेट में इंडिया में, और जो अभी नए हाई कोर्ट बने हैं, ठीक है ना, हाई कोर्ट बने हैं मणिपुर में, मेघालय में और त्रिपुरा में इस्टेब्लिश किए गए हैं अभी नए हाई कोर्ट 2013 में। याद रखिएगा इसको। साउथ अफ्रीका किसके साथ में बाउंड्री टच करती है? नाम्बिया, बोस्टवाना, ये है जिम्बाब्वे, और स्वाजीलैंड, स्विट्जरलैंड नहीं स्वाजीलैंड है ये, और मोजाम्बिक। एक बार देख लीजिए मैप में, ये हो गया यहाँ पे नाम्बिया, ये हो गया बोस्टवाना, ये हो गया जिम्बाब्वे, ये हो गया मोजाम्बिक, ठीक है, और स्वाजीलैंड यहीं पे अंदर ही पड़ता है। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन हो गया। इसके अलावा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में मैंने पूछा था, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ये 1930 और 31 के बीच में हुई थी। जो फर्स्ट वाली, सेकंड वाली भी सितंबर में 31 में ही हुई थी ये, ठीक है ना, सितंबर से दिसंबर में 31 में हुई थी, जिसमें महात्मा गांधी जी ने अटेंड किया था, जिसको याद रखिएगा। हालांकि मिला कुछ नहीं था इनको, यहाँ से वापसी, खाली हाथ वापसी आए थे। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फिर 1932 में हुई थी, नवंबर से दिसंबर में, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पूछ लिया जाता है इसके बारे में। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अगर लेक्चर पसंद आया तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कीजिए, और पसंद आया तो लोगों को शेयर भी कीजिए। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। PDF आपको नीचे टेलीग्राम का लिंक है, वहां पे मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।